नाज़रीन, ईरान के नॉन स्टॉप हमले इसराइल के ऊपर जारी हैं और इस वक्त पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये हमले तेज हो रहे हैं। ये हमले जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं और ये हमले जो है वो इसराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इसराइल की जो है वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं और इसराइल को वो करारा जवाब दे रहे हैं जिसको आज तक उसने जो है वो टेस्ट नहीं किया गया। इसको कहते हैं कि उसकी अपनी मेडिसिन जो है वो उसका टेस्ट जो है उसको दिया जा रहा है। और जिस तरह से वो पूरे रीजन के अंदर दंदनाता फिरा है और किसी के पास ये ताकत नहीं थी कि उसका हाथ रोक सकता। और ये बात ध्यान में रखे कि कोई इजराइल को इतना ताकतवर नहीं था। असल मसला यह था कि आगे से सब कमजोर थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी कि अगर आप तमाम अरब जंगों की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो बड़ा मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है इजरायली वेपन्स के अंदर और अरब वेपन्स के अंदर। और फिर जो अरब को सबसे ज्यादा जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया वो एक यूनिफाइड कमांड करना होना है। यानी उधर से इजिप्ट अपना हमला कर रहा है, जॉर्डन अपना हमला कर रहा है, को पीछे यूनिफाइड कमांड नहीं है। इस चीज ने बहुत ज्यादा नुकसान जो है उनको पहुंचाया और उनकी कैलकुलेशन ही खराब थी। वो इसराइल की ताकत को असेस ही नहीं कर सके और बस एक प्रिमिटिव वेपन्स के साथ उन्होंने हमला किया। जाहिर बात है उनके अपने जज्बात थे, वो बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वजह क्या थी अरब्स की शिकस्त की? ये सबसे बड़ी वजह थी कि उनके जो वेपन्स थे वो बिल्कुल समझ ले पिछली सदी के थे और जो इसराइल है उसके पास वो वेपन्स थे जिसके साथ 2 आलमी जंगें जीती गई हैं। तो ये बड़ा फर्क उसने डाला है। तो इस चीज से एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो पूरे रीजन के ऊपर कायम हुआ कि इसराइल को नाकाबिल तस्खीर है, इसराइल को जब शिकस्त नहीं दी जा सकती तो अब इसराइल जो मर्जी इस रीजन के अंदर करे। तो अब यहां पर जब उसको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसराइल ने गलत रास्ता ये लिया कि उसने बस यहां पर आना, उसने समझा कि बस ताकत के बलबूते के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं होता, ताकत का एक टाइम होता है और दूसरा जो माइनॉरिटी होती है लंबे अरसे तक मेजॉरिटी पर रूल नहीं कर सकती है। ये दुनिया का असूल है। तो अब ईरान के हमले जारी हैं और नॉन स्टॉप जारी हैं और आज चूंकि फ्राइडे है और फ्राइडे ही को हमला हुआ था तो आज तो स्पेशल ट्रीटमेंट ईरान की जानिब से दिया जा रहा है क्योंकि देखे ना कि आज शहीद हुए उनके टॉप कमांडर्स। तो उस निस्बत से भी आज बहुत बड़े हमले ईरान की जानिब से जारी हैं। इस वक्त यह बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो मटार्ड लीडर्स हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर जो तैयार हुए थे। जो मटार्ड लीडर्स हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर जो मिसाइल तैयार हुए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए थे, आज के दिन वो मिसाइल जब इस्तेमाल किए गए। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं, ये बहुत ही पावरफुल हैं और ईरान ने बताया है कि ये थर्ड सिस्टम को भी क्रॉस कर गए हैं। और उन्होंने बताया है कि इनकी जो एक्यूरेसी है और जो इन्होंने पेनिट्रेशन की है उसकी जो रेशो है वो अनबिलीवेबल है और वो इतनी ज्यादा है कि इजराइल का कख नहीं बचने वाला है, कख नहीं बचने वाला है। ये मिसाइल आज उन्होंने दाग दिया और हाइफा और इधर उधर धमाके हुए हैं। इसके साथ बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है क्योंकि अमेरिका के ऊपर अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर है। तो क्या ट्रंप हमला करने जा रहा है? यानी इस वक्त वहां से जो बयानात में भी तब्दीली आ रही है, ईरान से राब्ता और यूरोपियन के साथ आज बात, अभी ट्रंप की स्टेटमेंट नहीं आई है। उसने कहा कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मुझे 2 वीक्स लगेंगे फैसला करने के लिए। अच्छा, अब जाहिर बात है ये एक धोखा भी हो सकता है, यानी डिसीव करना, जैसे कि भाई मैं तो 2 हफ्तों को बात करूंगा लेकिन वो अभी कुछ देर में हमला कर दे जैसे पहले उसने ट्रिक किया। तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है लेकिन पिछले कुछ घंटों से जो बयानात आ रहे हैं उसमें कुछ तब्दीली नजर आ रही है और फिर ईरान से राब्ता होना और यूरोपियन के साथ टॉक्स। तो अब इनको ये मसला पड़ गया है कि अगर ट्रंप पीछे हटा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। अच्छा, बिलफर्ज अगर ट्रंप पीछे हटा तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हर सूरत में अमेरिका को चाहते हैं और उसलिए अब खतरा ये पैदा हो गया है कि ये कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन और जैसे इन्होंने इस तरह का वाकया ईरान के जैसे फॉरेन मिनिस्टर को निशाना बनाने की कोशिश की है और सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना, इस तरह का कोई भी वाकया ये कर सकते हैं बड़ा फसाद बर्पा करने के लिए। तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे और अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या है, वहां पर एक पूरी तहरीक का इस वक्त जो है वो आगाज हो गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है और सबका इसके ऊपर कंसेंसस है और मगरिब के अंदर भी इस बात को माना जा रहा है और मशरिक के अंदर भी माना जा रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी इस बात को माना जा रहा है कि इजराइल हैज बीन डिफीटेड। बिल्कुल ये बात अब वाज़ेह हो गई है। आज जुमा है, जुमे को इस जंग का आगाज हुआ था, 7 दिन इजराइल नहीं टिक सका। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तब्दीली है जो हम मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त देख रहे हैं। एक ताकतवर तरीन एक कॉलोनी वो रेत की दीवार इस वक्त साबित हो रही है, वो 7 दिन ईरान के साथ नहीं लड़ सकी। 7 दिन के अंदर भुरकस निकल गया है। इसराइल ने सरप्राइज अटैक किया, तमाम लीडरशिप को शहीद कर दिया और बस ईरान के अंदर खाना जंगी की कोशिश की गई, अभी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले ही दिन यह था कि इधर से लीडर शहीद होंगे, उधर से बमिंग होगी और साथ ही लोग जो है सड़कों के ऊपर निकलेंगे और बस जो है वो खत्म, ईरान खत्म। ये प्लान था और उसके बाद ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इसराइल का प्लान है। अगर आप उनका मीडिया जाकर देखें तो उनका बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये प्लान था कि उसके बाद बारी आएगी वेस्ट बैंक की। वेस्ट बैंक मुकम्मल तौर पर हम खाली करवा लेंगे और यहां पर जो ग्रेटर इसराइल बनेगा। ईरान रुकावट है, ईरान को पहले हम तबाह करेंगे, फिर हम यहां से फिर कौन रोकेगा रीजन के अंदर, बस बयानात ही देते रह जाएंगे सारे। तो ये उनका प्लान था लेकिन वो 7 दिन इसराइल जब इसको नहीं टिक सका है। तो इस वक्त की खबर ये है, इसराइल हैज बीन डिफीटेड।
इजराइल लॉस्ट कर चुका है, इजराइल इसमें बिल्कुल जो शिकस्त हो चुका है और इजराइल हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ईरान विद इन 7 डेज। ये इतनी बड़ी ताकत। अच्छा, अब वहां पर एक और सवाल पैदा हो गया है। सवाल ये पैदा हो गया है कि अच्छा, अगर अमेरिका आता है तो क्या अब अमेरिका का आना भी इजराइल को बचा सकेगा? इस तरह की सूरत हाल तो कभी अमेरिका को फेस नहीं करनी पड़ी है। यानी इजराइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन एनी वॉर, इजराइल एक डिफीटेड पोजीशन के अंदर आ चुका है। इजराइल के अंदर जो सोसाइटी का कोलैप्स हो रहा है वो एक अलग सतह के ऊपर हो रहा है। वहां पर लूट मार की वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। वहां पर इतनी डिवीजन बढ़ गई है कि वो शेल्टर्स में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा शेल्टर, वो बाकी इजराइलियों को दाखिल नहीं हो रहे। फिर वो जो इवैक्यूएशन वहां से हो रही है, डिवीजन इजरायली सोसाइटी, यानी उनके अंदर वो डिवीजन वाजे हुई है इस जंग की वजह से। आप अंदाजा करें, ईरानियंस, यमनीज, फलस्तीनी, लेबनीज, सीरियंस ये कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। तो वहां पर ये बात देखी गई है कि वो शेल्टर्स में भी कह रहे हैं ये हमारा है, तो उनको नहीं आने दे रहे। ठीक है, और शेल्टर्स भी फिर ऊपर से महफूज नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या अमेरिका का आना भी इजराइल को बचा सकेगा या नहीं, क्योंकि ईरान तैयार है अमेरिका के लिए। उसने इस जंग की लंबी तैयारी की है और इजराइल के खिलाफ उनकी तैयारी नजर आ रही है, तो अमेरिका के खिलाफ भी उनकी तैयारी है। तो अमेरिका डेफिनेटली वही बात के बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, ये वो सुपर पावर, सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये भी ईरान है और मिसाइल डिप्लॉय है और हिजबुल्लाह और वो सारे तैयार बैठे हुए, उनके हैंड्स ऑन ट्रिगर हैं। तो अगर अमेरिका भी इस जंग के अंदर हार गया तो फिर क्या होगा मुझे बताइए। अगर अमेरिका भी इस जंग के अंदर हार गया फिर तो बिल्कुल गेम ओवर हो जाएगी ना। तो अब ये बहुत बड़ा वहां पर सवाल पैदा हो गया है और जिसको डिस्कस किया जा रहा है, यानी ये एक ऐसा सवाल है जिसको डिस्कस किया जा रहा है कि इसमें अब हमारी कामयाबी की रेशो क्या है। और मैंने आपको बताया है कि जब वक्त बदलता है तो फिर कैसे चीजें बदल जाती हैं। वो कहेंगे अच्छा नेतन्याहू, अब यही ज़ेलेंस्की है, यूरोपीय यूनियन के अंदर जो वो तकरीर हो रही है, जनाब व्हाइट हाउस का दौरा हो रहा है, क्या जनाब सबके सरों का ताज बना हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है कौन ज़ेलेंस्की, भाई हम किसी ज़ेलेंस्की नाम के बंदे को नहीं जानते। तो यहां इसराइल के हवाले से कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन दोनों चांसेस हैं कि ट्रंप आ भी सकता है। लेकिन ट्रंप जो है, जिस तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या ये वाली असेसमेंट, प्रेशर को भी छोड़ दें, ये वाली असेसमेंट कि अमेरिका इस जंग में क्या जीतेगा, ये असेसमेंट जो है इस वक्त वाकईतन अमेरिकन को परेशान कर रही है। खासकर ये जो 7 दिन की जंग हुई है, मतलब जंग में वाज़ेह हो गया ना। पहले तो वो तकब्बुर के साथ उतरे थे, उनकी जो सक्सेस रेशो है वो 100% थी कि बस यूं गए और ईरान मलिया मेट और बस ये। अब ये कैलकुलेशन बदल गई है। तो अभी इस वक्त बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं और नई जनरेशन के मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लोजन कंफर्म्स द इनहैंस्ड वॉरहेड्स एंड हाई एक्सप्लोसिव्स। ज्यादा बड़े एक्सप्लोसिव, ज्यादा बड़े वॉरहेड जो है वो ईरान की जानब से आज बरोजुमा इस्तेमाल किए गए हैं। लाउड एक्सप्लोजन्स वाज हर्ड इन द क्रायोत। अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर इट वाज कॉज्ड बाय ड्रोन, हाउएवर सायरन्स डिड नॉट साउंड। अब अगली बात यह है कि वहां पर सायरन्स नहीं बज रहे हैं, यानी धमाका हुआ है लेकिन सायरन्स वहां पर नहीं बजेंगे, और ज्यादा उनके लिए खतरनाक बात है। परसों तक हमने एक नया वाकया ये देखा कि उनके जो मिसाइल हैं वो विद इन मिनट्स पहुंच रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था कि उनके पास टाइम थोड़ा था, 3 मिनट के अंदर मिसाइल पहुंच गए और उनको बड़ा थोड़ा टाइम मिला शेल्टर तक जाने के लिए। इससे पहले उनको 20 मिनट मिल रहे थे, आधा घंटा मिल रहा था, ठीक है ना। इराक से मिसाइल आ रहे हैं तो पता चल गया कि भाई इराक से मिसाइल आ रहे हैं, वो शेल्टर में दाखिल हो गए। तो दरमियान में हुआ कि वो 4 मिनट, आज वो सायरन्स ही नहीं बजे। अब ये सूरत हाल वहां पर हो गई है। एक्सप्लोजन हर्ड इन द क्रायोत एरिया नॉर्थ ऑफ द हाइफा। फिर आप जरा देखिए, ईरान यूज्ड न्यू जनरेशन मिसाइल्स विद हाई एक्यूरेसी एंड फुल गाइडेंस। न्यू जनरेशन, हाई एक्यूरेसी, और ये जो मिसाइल हैं ये स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर हुए थे इजराइल को टारगेट करने के लिए। एंड देयर प्रोडक्शन वाज सरप्राइज्ड बाय द मर्टायर कमांडर, खासकर मेजर जनरल जो हाजी ज़ादा हैं, जो कि मर्टायर हो चुके हैं, उनकी सरपरस्ती के अंदर खास तौर पर ये मिसाइल इनकी प्रोडक्शन हुई थी और ये खासकर सिर्फ इजराइल के लिए बनाए गए थे। आज उनका डेब्यू हुआ है, आज ये मिसाइल ईरान की जानब से दाग दिए गए और इन्होंने जो बताया है कि ये 70% इन्होंने एक्यूरेसी दिखाई है। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। 70% उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्यूरेसी दिखाई है, और उन्होंने कहा कि मुकाबला किससे हुआ, एंटी बैलिस्टिक जो डिफेंस सिस्टम है, जिसमें थार्ड है, जिसमें एरो है, जिसमें डेविड स्लिंग है। दुनिया में इससे ऊपर अभी तक एयर डिफेंस नहीं बना है। और साउथ कोरिया में थार्ड डिप्लॉय है, गल्फ में थार्ड डिप्लॉय है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ये थार्ड लेकर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए ना कि अमेरिका कैसे अपना बेड़ा गर्क करवा रहा है। वो जिनको थार्ड देकर बैठा हुआ है और उनको बताया हुआ है कि आप सिक्योर हैं, आपने थार्ड लगा ली, आप सिक्योर हैं, वो थार्ड यहां पर ईरानी मिसाइल की नजर हो गया है। अब ये जंग, इसका मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। ट्रंप बार बार कहता है ना हमारी वेपनरी, तो वेपनरी ऐसे बेची जाती है ना, मुजाहरा किया जाता है जंग में। तो यहां पर तो थार्ड फारिग हो गया और बाकी डेविड स्लिंग और एरो भी फारिग हो गए, और जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत बड़ी है। $3 मिलियन जब वो कॉस्ट आ रही है सिर्फ एक एंटी मिसाइल जो फायर किया जाता है, एक जो इंटरसेप्टर फायर किया जाता है। थार्ड भी फारिग हो गया और सब ये थार्ड लेकर बैठे हुए कि थार्ड है तो बस हम महफूज हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल यहां पर पैदा हो गई है। अगली बात यह है
कि इजराइल जो है ना वो अब बस डेस्परेटली अमेरिका को चाहता है। नेतन्याहू रोजाना दौरा कर रहा है तल अवीव में, इधर उधर मलबे का ढेर रोजाना वो जा रहा है, क्योंकि तल अवीव खंडर का ढेर बन रहा है। तो बड़ी शिकस्त है, बड़ी जिल्लत है, हमला ईरान के ऊपर किया। और पहले आप अंदाजा कर लें इनकी पहले दिन को एरोगेंस, वेलिंग वॉल के ऊपर गया। और मतलब आपको बहुत कल की बात है ना, कल की बात है, जो एरोगेंस इनकी बदमाशी और जो स्टेटमेंट्स थी, और ट्रम्प ने कहा वेरी एक्सीलेंट और ग्रेट जॉब, और बस वेलिंग वॉल के ऊपर जाकर और मुस्कुरा रहा है। हालांकि ये जंग में ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ लोग जानों से जा रहे होते हैं, तो ये जंगें बड़ी तलख होती हैं। इस तरह नहीं कोई जाके हमला करके कोई जाकर मुस्कुरा, ऐसा नहीं होता। तो जनाब वहां पर शैतानी मुस्कुराहट ये लेकर खड़ा हुआ है। अब ये रोजाना मलबे के ऊपर जा रहा है और ये रोना रो रहा है। देखो ये ईरान जब देखो ये निशाना बना रहा है। तो अब नाज़रीन खबर ये है कि ये जंग को एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी वक्त, जिसमें दो तीन बड़ी चीजें हैं। एक तो अभी बड़ी खतरनाक खबर यह है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। कितनी बड़ी बात है, कितनी खतरनाक बात है। और आप इनका तर्ज अमल देखिए कि जो लोग मुज़ाकरात में शरीक होते हैं उनको असैसिनेट करते हैं। अब यूरोप ने बुलाया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। और आप देखिए इस्माइल हानिया वो डिप्लोमेसी कर रहे थे, उनको असैसिनेट किया। अभी सुप्रीम लीडर के खास एडवाइजर जो डिप्लोमेसी के अंदर उनका किरदार था, उनको इन्होंने शहीद किया। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की है। तो अभी खबर साथ ये है कि ये हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अनाउंस कर दिया है और वो अनाउंस ना भी करते तो इनके लिए क्या मसला है। तो ये एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक, यानी कि इराक के अंदर कहीं पर अटैक, यानी कि यमन के ऊपर बमबारी, खासकर हिजबुल्लाह के ऊपर, के हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी तो ये जंग और फैलेगी। तो अब इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, या कोई बड़ा वाकया करके, जैसे इमाम खामनाई है। और बिल्कुल नेतन्याहू उनको निशाना बना सकता है, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि उसने कोई बड़ा वाकया करना है कि अब अमेरिका ड्रैग हो, ठीक है ना। अब उसको बस चाहिए कि वो अगले घंटे के अंदर ड्रैग हो। ये इस वक्त नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है। ये मामला जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये घंटे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक इरानियन प्रॉक्सीज इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। यानी एक तो हिजबुल्लाह की तैयारी है ना, यमन और इराक की रेजिस्टेंस वो भी तैयार है। अमेरिका आएगा तो वो हमला करेंगे, और वो इजराइल के ऊपर भी हमला करेंगे, अमेरिका के ऊपर करेंगे। तो ये तो बात, ये कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जब वो उनके ऊपर कर सकते हैं। यानी अभी हिजबुल्लाह जैसे नहीं आ रही तो ये हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर देंगे। और इमाम खामनाई को निशाना बनाना, फॉरेन मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ज़हन में रख लें। तो अब ये मसला इनको यहां पर पड़ गया है। नेतन्याहू आप देखिए कैसे जलील हो रहा है। नेतन्याहू स्पार्क्स आउटरेज साइटिंग सन्स वेडिंग डिले एज ईरान वॉर कॉस्ट। इतना ये वहां पर जलील हो रहा है। इसने कहा कि देखो मैं भी कितनी कीमत चुका रहा हूं। मतलब अब सेटलर्स इतने गुस्से के अंदर है ना, वो जहां पर उनको फौजी नजर आ रहा है उनके ऊपर वो शाउट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा था ईरान के ऊपर हमला करो। अजीब पैनिक सूरत हाल है वहां पर। तल अवीव पहली बार धमाके वो वहां पर देख रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, धुआं उठ रहा है, मतलब रेस्क्यू टीमें और वो शोर और पैनिक, और सात फौजी वहां पर उनको नजर आ रहे हैं, वो शाउट कर रहे हैं कि तुम्हें किसने कहा था। मतलब वो पहली बार वो तबाही देख रहे हैं जो इन्होंने दूसरों के हमेशा की है। तो ये अब इसने कह दिया कि जो मेरा बेटा है उसकी शादी हमने तय कर दी थी, तो ईरान जंग की वजह से वो रुक गई है, देखो मैं कितनी कीमत चुका रहा हूं। अब वो इतना गुस्सा वहां पर शदीद ये जलील हो रहा है। और दो स्टेटमेंट्स देखिए ये इनकी, जिन्होंने जेनोसाइड ये कर रहे हैं, इनकी जरा दो स्टेटमेंट्स देखिए। इजरायली प्रेसिडेंट विल रिमेन ओपन टू डिप्लोमेसी दैट कैन बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्लोमेसी करने के लिए तैयार है। और समुद्रेज का बयान देखिए, कहता है कि ये जो गल्फ स्टेट्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, अच्छा, along with Germany, Britain and France should share the cost of this war at least economically। इनको हॉस्पिटल में फिलहाल दाखिल करवाना चाहिए और उसके बाद इनको जेल में डाले, और जो इन्होंने यहां पर वॉर क्राइम्स किए हैं उसका हिसाब लिया जाए और दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया जाए। इनका दिमाग हो गया खराब, इनके हवास हो गए बाख्ता, ठीक है। ये अब जना बिल्कुल अपनी उससे फारिग हो गए। कहते हैं गल्फ स्टेट जो हैं ये ट्रिलियंस कमा रही हैं, ये हमें पैसे दें, ये हमारी जो वॉर कॉस्ट है उसको अफोर्ड करें, और जो जर्मनी है और जो ब्रिटानिया और फ्रांस हैं ये हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। ये दिमाग, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। दुनिया के लिए, ट्रंप के लिए भी यही बेहतर है। मैं आपको बता दूं ये बात आज 7 दिनों के बाद वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका यहां से फाते होकर नहीं निकलेगा। या तो आर्मी जंग छिड़ेगी जो किसी के हक में नहीं है, जिसका मतलब है गेम ओवर फॉर ऑल। वो कोई अमेरिका की जीत तो नहीं है ना भाई, आर्मी जंग हो गई तो तबाही सबकी, ये जीत है। यानी आप कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में हार चुके हैं, अब आप न्यूक्लियर की धमकियां लगा रहे हैं। और ये कितनी आयरनी है, कितनी मुनाफकत है कि आप न्यूक्लियर के ऊपर जंग कर रहे हैं, कि आप न्यूक्लियर क्यों बना रहे हो और उनको न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। ये इस तरह से दुनिया चलती है, दुनिया इस तरह से नहीं चलती है। अब मैं डॉगलस मैकग्रेगर की ये प्रो ट्रंप है लेकिन एंटी वॉर है, यानी ये मागा वाले, इनका जरा एनालिसिस देखिए। अ डायरेक्ट यूएस अटैक ऑन ईरान विल हैव द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत ज्यादा ट्रंप के सपोर्टर हैं और वो मना कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला मत करना।
ठीक है, तो ये अमेरिका के अंदर सूरत हाल। तो अब वो क्वेश्चन कि क्या अमेरिका आकर भी बचा सकेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा बाम पर सवाल है। और ईरान ने ये कहा है कि हम अपने जो मर्टार्ड हैं उनके रास्ते के ऊपर वो जारी रहेंगे, और न्यू चीफ वहां पर अपॉइंट किए गए हैं, इंटेलिजेंस जो चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अब आप देखिए, ट्रंप क्लेम्स ईरान टॉक्स पॉसिबल वॉर डिसीजन ड्यू टू 2 वीक्स। कोई इस बंदे के ऊपर एतबार नहीं कर रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, इसकी कोई अहमियत भी है, अच्छा ऐसा होगा भी सही, कोई इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा है। अमेरिकन भी नहीं कर रहे हैं, खुद ट्रंप इंतजामिया में भी कोई इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा। कल इसकी बात ये थी कि अब टॉक्स क्या करेंगे, अब टॉक्स क्या, अब कह रहे हैं टॉक्स शुरू हो गई हैं, अच्छा लग रहा है, 2 हफ्ते मजीद देखते हैं, मैं 2 हफ्तों बाद बताऊंगा कि ईरान के ऊपर हमला करना ये नहीं। तो एक बात ये कि वो डिसेप्शन कि ये किसी भी वक्त हमला कर सकता है, वो बात अपनी जगह पर, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक ताकत है और वो अंधी ताकत बस इस्तेमाल की जा रही है, तो वो उसमें कोई इनका रास्ता निकलने वाला नहीं है। और वो कैसी हकीकत है कि एक भी जंग ये एशिया के अंदर जीते नहीं है। और यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान डिलेड बाय बंकर बस्टर अनसर्टेनिटी, द गार्डियन लिख रहा है। अब ये बड़ी गैर मामूली बात है, ये वही क्वेश्चन है कि अमेरिका क्या जीतेगा। द गार्डियन ये लिख रहा है कि अब वहां पर डिस्कशन ये हो रही है कि ये जो इनका बंकर बस्टर बॉम्ब है, क्या ये न्यूक्लियर को तबाह कर सकेगा, यानी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो फर्दो है, क्या उसको ये वाकईतन डिस्ट्रॉय कर सकता है। और देखिए, आज इजराइल के हमले के बाद ईरान के पास लेजिटिमेसी है कि वो न्यूक्लियर बनाए, और पता नहीं बना रहा है या नहीं बना रहा है। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद तो मुझे बताइए, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो न्यूक्लियर ना बनाएंगे। तो फिर क्या होगा अगर वो इन्होंने हमला भी कर दिया और उनका न्यूक्लियर भी तबाह नहीं हुआ, और उनकी अगर कोई और साइट्स हुई तो फिर और फर्दों क्या तबाह होगी या नहीं होगी। तो ये इसलिए अब वहां पर ये चीजें हैं, और अजीबोगरीब से बयान भी आ रही हैं। डिसेप्शन भी ईरान पूरी तरह से तैयार है कि ये हमला किसी भी वक्त ट्रंप कर सकता है, और उसका रिजल्ट वही है कि तमाम बेसिस हिट होंगी, तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम एसेट्स हिट होंगे, नेवी, और भरपूर और खतरनाक तबाहकुन डेडली वॉर यहां पर होगी। लेकिन ये अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसने क्या किया यहां पर। भाई, ईरान अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार है, वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, वो कह रहा है सैंक्शन खत्म करो, हम न्यूक्लियर डील करते हैं। इसराइल के पीछे, सिर्फ इसराइल के पीछे लगकर, मुझे बताइए, ब्लिंकन जैसा बंदा जिसने ये सारा अलाउ किया गजा के अंदर, वो अपनी जुबानी कह रहा है कि ईरान के साथ हमने गलती की कि न्यूक्लियर डील को जो कैंसिल किया, यूनिलैटरली हम ट्रंप साहब निकल गए, ये हमारी गलती थी। ब्लिंकन जैसा बंदा ये कह रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है, और सारे मामला हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो तैयारी भी है, और हर कोई हाई अलर्ट है, और असैसिनेशंस का बहुत खतरा है, और बड़े फसाद बर्पा होने का बहुत खतरा है, अनकंट्रोल होने का, नो रिटर्न पर जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ साथ टॉक्स भी हो रही हैं अभी ईरान और यूरोप की, तो ये भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज लगा करें, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।